नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का आज प्रयागराज दौरा, संविधान सम्मेलन कार्यक्रम में होंगे शामिल। इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के सभागार में कार्यक्रम। नेपाल बस हादसे में 41 हुई, मरने वालों की संख्या। वायुसेना के विमान से लाए जाएंगे 24 भारतीयों के शव। ओल्ड पेंशन स्कीम पर कर्मचारी रिप्रेजेंटेटिव और पीएम की बैठक, 10 साल में पहली मीटिंग। 8वें वेतन आयोग और एनपीएस पर चर्चा संभव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा, आज नक्सल विरोधी अभियानों के लिए बैठक करेंगे गृह मंत्री शाह। कल भी रहेगा संवाद का सिलसिला। शिखर धवन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास, 2022 में आखिरी टूर्नामेंट खेला था। बोले, टीम इंडिया में खेलना बचपन का सपना था। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बने पूर्व विधायक बैजनाथ रावत। यूपी अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के बने अध्यक्ष। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। रुक करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा। सुबह 11:30 बजे अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक करेंगे गृह मंत्री। बैठक में मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक भी होंगे शामिल। साथ ही बैठक में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों के अधिकारी भी शामिल होंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य नक्सल विरोधी ऑपरेशन को मजबूत करना है। तो सुबह 11:30 बजे अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बैठक में मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक होंगे शामिल। बैठक में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के भी तमाम लोग होंगे शामिल। बैठक में मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक होंगे शामिल। साथ ही उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों के अधिकारी भी होंगे शामिल। बैठक का उद्देश्य नक्सल विरोधी ऑपरेशन को मजबूत करना। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा। सुबह 11:30 बजे अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक करेंगे। बैठक में मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक होंगे शामिल। बैठक में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, तेलंगाना के भी लोग होंगे शामिल। बता दें कि इस बैठक में मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक होंगे शामिल। साथ ही उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे अधिकारी होंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य नक्सल विरोधी ऑपरेशन को मजबूत करना। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा। सुबह 11:30 बजे अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक करेंगे। ज्यादा गृह मंत्री छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं, जहां पर वो अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक करेंगे। इस समन्वय बैठक का मुख्य उद्देश्य भी सामने आ रहा है। इस बारे में क्या कुछ जानकारी है? छत्तीसगढ़ में आज नक्सल के सफाये को लेकर बैठकों का दौर जारी है। इन बैठकों में सबसे पहली बैठक आज 11:30 बजे अमित शाह की अध्यक्षता में शुरू होगी। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के जो भी पड़ोसी राज्य हैं उनके अधिकारियों को भी तलब किया गया है। इसमें डीजीपी, पुलिस विभाग के स्तर के अधिकारी रहेंगे या फिर चीफ सेक्रेटरी रैंक के भी अधिकारी इस मीटिंग में शामिल होंगे, जो पड़ोसी राज्यों की तरफ से इस मीटिंग के लिए अधिकृत किए गए हैं। तो इस लिहाज से इन राज्यों के साथ नक्सलवाद को पूरी तरह से सफाया करने के लिए सभी राज्य एक साथ इस समन्वय बैठक में चर्चा करेंगे कि किस तरह से नक्सल प्रभावित राज्य, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के अंदर आम जनता और उस राज्य के विकास के हित में क्या कदम ऐसे उठाए जाएं जिनके तहत पूर्णतः नक्सलियों को सफाया किया जा सके। इसको लेकर सभी राज्यों के तरफ से राय दी जाएगी और जो छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य हैं वो अपना एक इस पर रिपोर्ट भी देंगे कि उनके राज्य में कैसे नक्सलियों को सफाया या इस तरह के कैसे उपद्रवियों को सफाया किया जा रहा है, वो रिपोर्ट पर भी चर्चा होगी। इसके साथ ही साथ केंद्र सरकार की तरफ से जो प्लान तैयार किया गया है, अमित शाह के साथ जो गृह मंत्रालय के अधिकारी रायपुर पहुंचे हैं तो छत्तीसगढ़ की बैठक में वो भी एक रिपोर्ट देंगे कि इस
पर आगे बढ़ते हुए सभी राज्यों को जो छत्तीसगढ़ के चारों तरफ आते हैं उन राज्यों जैसे मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, इन तमाम क्षेत्रों को लेकर इन चीजों पर बैठक चल रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं और वहां जाकर वो अंतर्राज्यीय राज्यों के साथ समन्वय बैठक करते हुए नजर आएंगे। इस बैठक में कई राज्यों के जो अधिकारी हैं वो शामिल होंगे और साथ ही इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जो है वो नक्सल विरोधी कानून को लेकर के चर्चा की जाएगी और साथ ही किस तरीके से नक्सल वादी जो चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, उन पर रोक लगाया जा सके, कुछ इन पर भी चर्चा की जाएगी। तो बता दें कि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक करते हुए नजर आएंगे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य नक्सल विरोधी कानून को मजबूत बनाना रहेगा। तो वहीं टीम इंडिया के ओपनर रहे शिखर धवन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच वनडे में साल 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ खेला था। तब से वो इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर चल रहे थे और अब क्रिकेट से उन्होंने संन्यास ले लिया है। इस बात की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो पोस्ट करने के साथ ही दी है। बता दें कि 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला था। उसके बाद वो इंटरनेशनल मैच से बाहर चल रहे थे और साथ ही उन्हें क्रिकेट में गब्बर के नाम से भी जाना जाता है। क्रिकेट इंडस्ट्री में उन्हें गब्बर के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो पोस्ट करने के साथ ही उन्होंने क्रिकेट फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। क्रिकेट के गब्बर ने सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है, कुछ ऐसी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि गब्बर के नाम से मशहूर शिखर आईपीएल में खेलते हुए दिख सकते हैं। कुछ ऐसी भी संभावनाएं जो हैं वो देखी जा रही हैं और साथ ही मशहूर क्रिकेट स्टार हैं शिखर धवन, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट और घरेलू क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करने के साथ ही उन्होंने अपने संन्यास लेने के फैसले को अपने फैंस तक पहुंचाया है। शिखर धवन ने क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया है और फिलहाल के लिए यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करेंगे खबरों की ओर, जहां आज प्रयागराज दौरे पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संविधान सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होंगे। राहुल गांधी और आपको बता दें कि प्रयागराज दौरे पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संविधान सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होंगे। राहुल इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के सभागार में कार्यक्रम,
सिविल सोसाइटी करा रही संविधान सम्मेलन कार्यक्रम। तो आज प्रयागराज दौरे पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संविधान सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होंगे। राहुल गांधी इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के सभागार में किया जाएगा कार्यक्रम का आयोजन। सिविल सोसाइटी करा रही संविधान सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन। तो अहम खबर बता रहे हैं, जहां पर आज नेता प्रतिपक्ष अपने प्रयागराज दौरे पर हैं। संविधान सम्मेलन कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी होंगे शामिल। इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के सभागार में किया गया है कार्यक्रम का आयोजन। सिविल सोसाइटी करा रही संविधान सम्मेलन कार्यक्रम। तो आज प्रयागराज दौरे पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संविधान सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होंगे। राहुल गांधी इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन। सिविल सोसाइटी करा रही संविधान सम्मेलन कार्यक्रम। तो आज प्रयागराज के दौरे पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संविधान सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होंगे। राहुल गांधी इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के सभागार में होगा कार्यक्रम का आयोजन। सिविल सोसाइटी करा रही संविधान सम्मेलन कार्यक्रम। प्रयागराज दौरे पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संविधान सम्मेलन कार्यक्रम में राहुल गांधी होंगे शामिल। इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के सभागार में होगा कार्यक्रम का आयोजन। सिविल सोसाइटी करा रही संविधान सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन। अहम खबर बता रहे हैं, जहां पर प्रयागराज दौरे पर हैं नेता प्रतिपक्ष संविधान का सम्मेलन कार्यक्रम में होंगे शामिल। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मधुर दरबारी जुड़े हुए हैं। मधुर, देखा जाए तो प्रयागराज दौरे पर नेता प्रतिपक्ष पहुंच रहे हैं, क्या कुछ जो तैयारियां हैं उनके आगमन को देखते हुए की गई हैं? हाँ जी, मैं आपको बता दूं कि आज राहुल गांधी जो है उनका प्रयागराज में आगमन है और यहाँ पे संगम नगरी में आज वो जो है एक महासम्मेलन होने जा रहा है। संविधान सम्मेलन को लेकर के वो इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के सभागार में आयोजित होने जा रहा है, वहाँ पे वो शिरकत करेंगे। और ये कार्यक्रम जो है सुबह करीब 1 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक होना है। लगभग 5 बजे से ये खत्म हो जाएगा। उसी बीच में जो है किसी समय राहुल गांधी उसमें शिरकत कर सकते हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि वो जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता है इसको लेकर के काफी जोश खरोश में है। उनका मानना है कि राहुल गांधी आएंगे, कुछ ना कुछ ऐसी बात वो जो है देश के लिए करके जाएंगे जो कि देश के लिए आगे फायदा ही होगा उसमें, क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष भी हैं वो इस समय, और वो इलाहाबाद के संगम नगरी पे आने वाले हैं। और इसके अलावा मैं बता दूं कि जो मुद्दे में रह सकते हैं, भारतीय जनगणना जो जातिगत जनगणना का मुद्दा बराबर वो उठाते रहे, उसको लेकर के बात हो सकती है। उसके अलावा संविधान सभा को लेकर, संविधान को लेकर के बात हो सकती है, संविधान की रक्षा को लेकर के बात हो सकती है। और उसके साथ साथ जो है इस समय जो रिजर्वेशन को लेकर के इतना जो है बात चल रही है, इतना बहस आरक्षण को लेकर के इतना बहस चल रही है, उसको लेकर के भी वो बात कर सकते हैं। इस तरह कई खास मुद्दे, नेशनल मुद्दे ऐसे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे ऐसे हैं जिसको राहुल गांधी इस कार्यक्रम में उठा सकते हैं। और इसके साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो कार्यक्रम है इसकी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं करीब करीब। और क्या कहते हैं, इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन प्रयागराज का जो आयोजन हो रहा है संगम नगरी में हो रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ये जो तैयारी हो रही है बहुत भव्य तरीके से तैयारी की जा रही है। बिल्कुल मधुर, देखा जाए तो नेता प्रतिपक्ष पहुंच रहे हैं तो जाहिर तौर पर जो तैयारियां हैं वो काफी भव्य रूप से की जाएंगी। लगभग कितने बजे के आसपास से कार्यक्रम की शुरुआत होगी, इसकी क्या जानकारी है? जी, मैं आपको बता दूं कि लगभग 1 बजे कार्यक्रम ये शुरुआत हो जाएगी। और ये सिविल सोसाइटी द्वारा जो इसको आयोजित किया जा रहा है। और ये जो आयोजन है ये करीब, मैंने सिविल सोसाइटी के लोगों से बात की थी, उन्होंने कहा कि लगभग 1 बजे ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। लेकिन 1 बजे तक ऐसी उम्मीद नहीं कि राहुल गांधी इसमें आ जाएंगे, उसमें शिरकत करेंगे। उसके बाद ये लगभग 5 बजे तक ही चलेगा कार्यक्रम, जिसमें किसी भी समय बीच में राहुल गांधी जो है वो आ सकते हैं। और अभी ऐसा कुछ कंफर्म नहीं एकदम बताया जा रहा है, लेकिन एक आपको मैं उम्मीद बता दूं कि लगभग 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में जो है राहुल गांधी के इस कार्यक्रम में शिरकत करने की उम्मीद है। और बाकी जो है अभी कोई बहुत कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो कितने बजे ही आएंगे। तो ये 1 बजे से 5 बजे तक का लगभग कार्यक्रम मैं आपको बता रहा हूँ ये होना है। और बहुत ही भव्य ये कार्यक्रम जो है तैयारियां हो रही हैं और ये होना है।
जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मधुर आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज प्रयागराज दौरे पर है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जहां संविधान सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के सभागार में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और अब हम चर्चा करेंगे पुलिस भर्ती अग्नि परीक्षा पर, जहां पर पुलिस परीक्षा भर्ती मामले से जुड़ी खबर आपको बता दें। पहले दिन की परीक्षा के लिए 8.19 लाख एडमिट कार्ड हुए डाउनलोड। पुलिस परीक्षा से जुड़ी खबर, पहले दिन की परीक्षा में करीब 8,19,000 एडमिट कार्ड हुए डाउनलोड। केवल 6,48,435 अभ्यर्थी ही हुए शामिल। पहली पाली में करीब 4 लाख अभ्यर्थी हुए शामिल। केवल 6,48,435 अभ्यर्थी ही परीक्षा में हुए शामिल, तो वहीं पहली पाली में करीब 4 लाख अभ्यर्थी हुए शामिल। दूसरी पाली में 4 लाख अभ्यर्थी हुए शामिल। इकसठ अभ्यर्थियों के दस्तावेज संदिग्ध पाए जाने पर परीक्षा छूटी। तो पुलिस परीक्षा भर्ती मामले से जुड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पहले दिन की परीक्षा के लिए 8,19,000 एडमिट कार्ड हुए डाउनलोड। केवल 6,48,435 अभ्यर्थी ही परीक्षा में हुए शामिल। 4,48,435 अभ्यर्थी ही पहली पाली में हुए शामिल। इकसठ अभ्यर्थियों के दस्तावेज संदिग्ध पाए जाने पर परीक्षा छूटी। तो पुलिस परीक्षा भर्ती मामले से जुड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पहले दिन की परीक्षा में 8,19,000 एडमिट कार्ड हुए डाउनलोड और केवल 6,48,435 अभ्यर्थी ही परीक्षा में हुए शामिल। पहली पाली में 4,97,20 अभ्यर्थी हुए शामिल। केवल 6,48,435 अभ्यर्थी ही परीक्षा में हुए शामिल और वहीं पहली पाली में 4,09,720 अभ्यर्थी हुए शामिल। दूसरी पाली में 4,09,880 अभ्यर्थी हुए शामिल। 61 अभ्यर्थियों के दस्तावेज संदिग्ध पाए जाने पर छूटी परीक्षा। तो पुलिस परीक्षा भर्ती मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। पहले दिन की परीक्षा के लिए 8,19,000 एडमिट कार्ड हुए डाउनलोड। केवल 6,48,435 अभ्यर्थी ही परीक्षा में हुए शामिल। दूसरी पाली में 4,09,880 अभ्यर्थी हुए शामिल। 61 अभ्यर्थियों के दस्तावेज संदिग्ध पाए जाने पर छूटी परीक्षा। तो पुलिस भर्ती परीक्षा मामले से जुड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि आज पुलिस भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन है और पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से शुरू होगी। ज्यादा जानकारी के लिए राजधानी लखनऊ से संवाददाता शिवा शर्मा भी जुड़े हुए हैं। शिवा, आपका रुख करेंगे और देखा जाए तो कल पहले दिन परीक्षा हुई, इस दौरान करीब 61 अभ्यर्थी ऐसे थे जिनके दस्तावेज संदिग्ध पाए गए हैं। अधिक क्या कुछ जानकारी है, आज किस तरीके से जो अभ्यर्थी हैं वो फिलहाल अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुंच रहे हैं?
बिल्कुल अवंतिका, माकूल इंतजाम है पुलिस प्रशासन की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से। चूंकि उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन है और लाखों की तादाद में न सिर्फ लखनऊ बल्कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से जो अभ्यर्थी हैं वो एग्जाम सेंटर्स पहुंचेंगे और परीक्षा देंगे। इस वक्त हमारी मौजूदगी लखनऊ के अवध गर्ल्स डिग्री कॉलेज के बाहर है, जहां पर अभ्यर्थी सुबह से ही कतार लगाकर खड़े हुए थे और जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो बहुत ज्यादा पूरी थी। आप हमारी तस्वीरों के पीछे बीच में देख सकते हैं कि जो पुलिसकर्मी है वो किस तरीके से उनकी तैनाती की गई है और जो सुरक्षा दायरे की बात की जा रही है वो लगातार सुरक्षा दायरा इतना कड़ा है कि कोई भी अभ्यर्थी अंदर बिना किसी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के किसी भी तरीके कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर के अंदर नहीं जा सकता है, क्योंकि सिविल पुलिस के लोग हैं, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के लोग हैं, वो बड़ी बारीकी से उस अभ्यर्थी को चेक करते हैं, उसके आई कार्ड का मिलान, उसके आइडेंटिटी का मिलान दोनों तरीके से करते हैं, उसको मेटल डिटेक्टर से चेक करते हैं, तब उसको अंदर जाने की अनुमति देते हैं। तो बड़ी सुरक्षा के बीच में पूरी भर्ती प्रक्रिया दोबारा से की जा रही है और चूंकि इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर के 6 महीने पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरी प्रक्रिया को कैंसिल कर दिया था और दोबारा से इस परीक्षा को कराया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक बहुत बड़ा ये एक चैलेंज भी है कि किस तरीके से इस परीक्षा को दोबारा कराया जाए और पूरी तरीके से ये फुल प्रूफ परीक्षा संपन्न हो सके। 5 दिनों तक ये प्रक्रिया चलनी है और अभी अवंतिका चूंकि महज 3 मिनट का वक्त बाकी है और 9:30 बजे ठीक अभ्यर्थियों का जो गेट के अंदर प्रवेश है वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगा और 10 बजे से पहली पाली की परीक्षा शुरू होगी जो दोपहर 12 बजे तक चलेगी। तो मात्र 2 घंटे में पहली पाली की जो परीक्षा है वो होगी और उसके बाद दूसरी पाली की जो परीक्षा है वो दोपहर 3 बजे से शुरू होकर के शाम को 5 बजे तक चलेगी। तो पुलिस प्रशासन के लिए, जिला प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती बड़ा कार्य भी है। कल जिस तरीके से हमने देखा कि पूरे उत्तर प्रदेश में 9,60,000 अभ्यर्थी को शामिल होना था, लेकिन 6,45,435 ही अभ्यर्थी शामिल हुए। तो जिन लोगों ने परीक्षा छोड़ी है आखिरकार उनका वजह क्या है, इस बात को भी पुलिस के अफसर और भर्ती बोर्ड के अफसर तलाशने की कोशिश करेंगे। और बड़ी बात यह है कि कल के दिनों में अलग अलग जिलों से कई ऐसे संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया है और खास तौर से गोरखपुर से जिस तरीके से एक महिला सिपाही पिंकी सोनकर की गिरफ्तारी हुई, उसके साथ ही देवेंद्र प्रताप सिंह की गिरफ्तारी हुई, उनके ऊपर आरोप यह था कि उन्होंने क्वेश्चन पेपर बेच करके ठगी करने की कोशिश की। हालांकि वो क्वेश्चन पेपर किसी भी तरीके से सही नहीं थे, लेकिन अभ्यर्थी को लुभा करके पैसे हटने का प्रयास होता है। तो वो एक कार्रवाई जरूर की गई है, लेकिन आज भी इस तरीके का जो पहरा है वो सेंटर्स पर देखने को मिल रहा है, जो सीसीटीवी की निगरानी है वो देखने को मिल रही है। तो ये कहा जा सकता है कि इस बार जो मुख्यमंत्री का जो असर है, जो कड़े प्रशासन के जो इंतजाम थे, पुलिस सुरक्षा के जो इंतजाम थे, वो हमें धरातल में और जमीनी तौर पर देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल। और वहीं शिवा, ये भी देखा जाए तो जिस तरीके से पहली बार जो पुलिस भर्ती परीक्षा कराई गई थी उस दौरान पेपर लीक हुआ था और अब देखा जाए तो 3 लेयर में सिक्योरिटी चेकिंग की जा रही है और काफ़ी जो सुरक्षा की बात करें तो काफ़ी कड़े इंतजाम किए गए हैं। क्या कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा कारण है जिससे जो छात्र हैं, जो परीक्षार्थी जो हैं वो पेपर छोड़ रहे हैं, पेपर में शामिल नहीं हो रहे हैं? बिल्कुल अमितिका, इस दो राय नहीं है इस बात में कि जो अभ्यर्थी परीक्षा छोड़ रहे हैं वो कुछ संदिग्ध भी हो सकते हैं, क्योंकि भर्ती बोर्ड के डीजी राजीव कृष्णा ने परसों ही इस बात को क्लियर किया था कि उनके पास 20,000 अभ्यर्थियों की ऐसी लिस्ट है जो संदिग्ध माने जा रहे हैं और लगभग 3.5 लाख का डेटा ऐसा है जिन अभ्यर्थियों को रीचेक करना है और साथ ही साथ अगर वो एग्जाम देने सेंटर्स पे आते तो उनकी केवाईसी होगी। तो जाहिर तौर है इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भर्ती बोर्ड के पास और पुलिस के पास इस तरीके के थोड़े बहुत सबूत होंगे जिससे उस अभ्यर्थियों की संदिग्धता है वो उसमें संलिप्तता पाई जा रही होगी किसी वजह से। तो हो सकता है उन लोगों ने भी परीक्षा छोड़ी हो, क्योंकि लगातार हमेशा इस बात का डर रहता है कि हो सकता है कि हम किसी भी तरीके से अगर गलत होंगे, एग्जामिनेशन सेंटर पर अगर पकड़े जाएंगे तो हमारी गिरफ्तारी होगी, मुकदमा होगा, फोटो छपेंगी अखबारों में, टीवी मीडिया में दिखाई जाएंगी, सोशल मीडिया पर वायरल होंगे, तो हो सकता है उस तरीके की बदनामी हो। लेकिन कुछ तरीके के अभ्यर्थी ऐसे भी होते हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ज्यादा सही नहीं होती है, एग्जाम जिस दिन पड़ता है तो हो सकता है उनके यहाँ कोई कैजुअलिटी हो गई हो या किसी तरीके से वो एग्जाम देना ना चाहते हो, इस तरीके की भी हो सकता है कि असुविधाएं और इस तरीके की प्रक्रिया भी उनके साथ हुई हो, इसी वजह से वो एग्जाम ना दे पाए। लेकिन भर्ती बोर्ड का खासतौर से कहना है कि जितने भी अभ्यर्थी परीक्षा छोड़ेंगे उन सबको भी हम इनकी स्क्रूटनी करेंगे जब पूरी तरीके से एग्जाम हो जाएंगे। तो अभी कई लोग ऐसे रेडार में हैं, एसटीएफ के, इंटेलिजेंस यूनिट के, सिविल पुलिस के, जो जिला पुलिस है उनकी रेडार पर हैं, जो लोग लगातार सॉल्वर गिरोह के संपर्क में हैं और साथ ही साथ उन शिक्षा माफियाओं पर भी यूपी पुलिस के अफसरों की नजर है जो लगातार इस तरीके
तरीके की जो परीक्षा है उन पे सेंधमारी करते हैं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के अफसरों का एक सबसे बड़ा पहरा उन्हीं लोगों पर है जो लगातार इस तरीके की बड़ी परीक्षाओं को लीक करते हैं। तो मुख्यमंत्री इस पूरे मामले पर चूंकि खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पल पल की अपडेट भी लेते हैं कि आखिरकार इस पूरी परीक्षा में क्या हुआ। तो आज दूसरा दिन है अवंतिका, अब दूसरे दिन के बाद कल एक तीसरा दिन और फिर जन्माष्टमी की छुट्टियां पड़ जाएंगी, फिर 30 तारीख और 31 तारीख 5 दिन लगातार ये दो पालियों में परीक्षा चलनी है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के लिए और पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा भार भी है, एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। अब इस चैलेंज को पूरी तरीके कैसे निभाती है और इस परीक्षा में दोबारा सेंधमारी ना हो इस तरीके से कैसे बच पाती है, जरूर देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर और देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कड़ी सुरक्षा है उसके बीच भी कई ऐसे संदिग्ध लोग भी पाए जा रहे हैं जो कि हेराफेरी करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ बलिया से संवाददाता कृष्णकांत पांडे और अलीगढ़ से संवाददाता अनिल मेड़ा भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, चर्चा कर रहे हैं पुलिस भर्ती परीक्षा की, जहां पर आज पुलिस भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन है। कल पहला दिन था और कल भी काफ़ी सारे परीक्षार्थी जो हैं वो परीक्षा में शामिल हुए थे। तो वही खबर आपको ये भी बता देते हैं, रामपुर से सामने आ रही है, जहां पर यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन है और प्रवेश के लिए 3 लेयर चेकिंग से गुजर रहे हैं अभ्यर्थी। तो प्रवेश के लिए 3 लेयर चेकिंग से अभ्यर्थी भी गुजर रहे हैं, यानी कि इस बार जो सुरक्षा व्यवस्था है वो उसके काफी कड़े इंतजाम किए गए हैं। 3 लेयर चेकिंग की जा रही है, उसके बाद ही परीक्षार्थियों को केंद्रों में प्रवेश मिल रहा है। बता दें कि पहली पाली में 3576 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे और दूसरी पाली में 3576 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। यानी कि पहली और दूसरी पाली में 3576 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा बलों की भी तैनाती की गई है। और आपको बता दें कि पुलिस भर्ती परीक्षा में कुल 35,000 अभ्यर्थी भी परीक्षा देंगे। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, हम उनका भी रुख करेंगे और उनसे भी दूसरे दिन जो परीक्षा होनी है उसका अपडेट जानेंगे। हमारे साथ प्रयागराज से संवाददाता मधुर दरबारी भी जुड़े हुए हैं। मधुर, हम आपका सबसे पहले रुख कर लेते हैं। अगर प्रयागराज की बात की जाए तो फिलहाल कैसी जो व्यवस्थाएं हैं देखने को मिल रही हैं, क्योंकि सुरक्षा के काफ़ी कड़े इंतजाम हैं। 3 लेयर परीक्षा जो परीक्षार्थी हैं उनकी 3 लेयर में चेकिंग की जा रही है, उसके बाद ही आगे बढ़ने दिया जा रहा है। जी जी, मैं आपको बता दूं कि मैं प्रयागराज में उपस्थित हूँ। इस समय अगरसेन इंटर कॉलेज के सामने में उपस्थित हूँ और यहाँ पे जो अभी जो है यहाँ का जो फाटक है वो बंद कर दिया गया है। और आपको जैसे मालूम है कि क्योंकि जितने अभ्यर्थी थे उनको अंदर ले लिया गया है और 10 बजे से 12 बजे तक अभी परीक्षा चलनी है, जो पहली पाली में, और दूसरी 3 से 5 चलनी है। लेकिन उसको 2 घंटे पहले ही जो है बुला लिया जाता है, क्योंकि वेरिफिकेशन करना होता है। उसके साथ ही साथ जितने भी आपके प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनको जो है जमा करना होता है। तो एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। और जैसा कि आपने बताया कि 3 लेयर में चल रही है और कई तरीके से, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे आपका यूपी एसटीएफ हो, या आप क्या कह सकते हैं कि जो जांच एजेंसियां पूरी तरीके से मुस्तैद हो। कल कोई भी ऐसी अपनी घटना जो है देखने को नहीं मिली प्रयागराज के अंदर। और बहुत ही कुशल तरीके से, बहुत सकुशल तरीके से प्रशासन ने इसमें भूमिका निभाते हुए इस परीक्षा को कल की डेट में संपन्न कराया। और कल भी 2 पालियों में परीक्षा हुई थी। और मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा जब यहाँ पे इलाहाबाद में आज, प्रयागराज में जो आज परीक्षा होने जा रही है वो भी जैसा मैंने बताया तो 2 पाली में होनी है। और करीब जैसे उत्तर प्रदेश के करीब 67 जिलों में 1174 केंद्र बनाए गए, जिसमें से एक केंद्र अगरसेन इंटर कॉलेज प्रयागराज भी है। और यहाँ पे करीब 30% ऐसे विद्यार्थी थे जिन्होंने कल परीक्षार्थी थे जिन्होंने परीक्षा छोड़ दी। करीब 9,000 लोग 6 दिनों में परीक्षा छोड़ी। उसके अलावा 7 सुबह से लगातार भीड़ लगी रही, परीक्षार्थी जो है वो आते जाते रहे। लेकिन रोडवेज जो सुविधा दी गई है रोडवेज बस की, उस सुविधा को लेकर थोड़ा सा परेशानी दिखाई पड़ी, क्योंकि वहां पे जो है बसों पे भीड़ बहुत ज्यादा हो रही थी। मैंने कई प्रतिभागियों से बात की, कई उनसे परीक्षार्थियों से बात की। उनका कहना था कि रोडवेज बसेस में जो है काफी भीड़ होने के कारण जो है उससे जाना थोड़ा मुमकिन नहीं हो पाया। इस वजह से वो लोग ट्रेन से आए थे। और कुछ परीक्षार्थी ऐसे भी थे जो रात को आके यहाँ पे रुके हुए थे, उनको कहीं कमरा नहीं मिलने के कारण वो जो है स्टेशन पे ही उन्होंने अपने जो है वहां पे पूरे विश्राम किया रात में। लेकिन मैंने कई परीक्षार्थियों से कल बात की तो उनका ये कहना था, आज भी मैंने बात की तो उनका कहना था किसी भी दुविधा का उनको परेशानी नहीं हुई, किसी तरह की प्रॉब्लम यहाँ नहीं आई है। और मैं आपको बता दूं कि जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से दुरुस्त नजर आ रहा है।
एक परिंदा भी यहाँ पे जो है पर नहीं मार सकता है। और क्या कह सकते हैं कि अभी देखिए, अभी 1.5 घंटा बाकी है, लेकिन अभी आधा घंटा बाकी है, लेकिन अभी भी जो है यहाँ पूरे फाटक बंद कर दिए हैं, कोई आदमी अंदर बाहर नहीं हो सकता है। जी 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 बिल्कुल मधुर, यानी कि देखा जाए तो जो सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो वो हर जगह कड़ी देखी जा रही है। अलीगढ़ से संवाददाता अनिल मीणा भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनिल, हम आपका रुख करेंगे और आपसे जानेंगे कि फिलहाल अगर हम अलीगढ़ की बात करें तो क्या अपडेट निकल कर सामने आ रहा है, क्योंकि जैसे कि पहले दिन भी परीक्षा कराई गई थी, उस दौरान कई संदिग्ध छात्र भी मिले और कई तरह की वारदातें भी सामने आई, जहां पर कुछ छात्र इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ भी पकड़े गए हैं। फिलहाल अगर हम अलीगढ़ की बात करें तो वहां से क्या अपडेट सामने आ रहा है? जी अवंतिका, देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं, अलीगढ़ जनपद की अगर बात करते हैं तो अलीगढ़ जनपद में परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। और जनपद अलीगढ़ में की अगर में देखा जा रहा है कि 20 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और 20 परीक्षा केंद्र पर 89,040 परीक्षार्थी पेपर देंगे। और प्रत्येक दिन की अगर बात करें, जिस तरह से जो कल परीक्षार्थियों ने जो पेपर दिए थे तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी। और जनपद अलीगढ़ के जो डीएम है विशाख सिंह और एसएसपी संजीव सुमन, उन्होंने तमाम अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे, किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और उसको लेकर अगर बात की जाए तो तमाम परीक्षा केंद्रों की अगर बात करें तो प्रत्येक दिन 8,904 जो परीक्षार्थी हैं वो प्रत्येक सेंटर पर परीक्षा दे रहे हैं और दोनों पारियों में करीब 17,000 से ऊपर के करीब परीक्षा देंगे। अगर देखा जा रहा है कि लगातार जिस तरह से जनपद अलीगढ़ में लगातार तैयारियों के प्रशासन की बात करें, चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात किया है। तमाम जितने भी परीक्षा केंद्र बनाए गए, हर परीक्षा केंद्र पर जेएमआर की व्यवस्था की गई है। 3-3 लेयर में जो चेकिंग की जा रही है, किसी भी परीक्षार्थी को बिना चेकिंग के अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। और जो यहाँ का परीक्षार्थी है, जो उनके परिजन भी काफी दूर दूर से आए, कोई मुजफ्फरनगर से आया, कोई गाजियाबाद से आया, कोई बागपत से आया, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं जो अगर बात की जाए परीक्षा केंद्र से करीब 200-300 मीटर दूर रुकने के लिए उनके लिए अनुमति दी गई है। और तमाम परीक्षा केंद्रों की अगर व्यवस्थाओं की बात करें, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया, सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए और स्टेट मजिस्ट्रेट भी तैनाती की है। और डीआईजी सलीम माथुर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और डीएम और एसएसपी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। परीक्षा केंद्रों में पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए। किसी भी जिस तरह से अगर देखा जा रहा है तो सबसे बड़ी जो अलीगढ़ जनपद के जो एसएसपी और डीएम है, उन्होंने सबसे पहले जो एलआईयू है और आईबी के जो अधिकारी हैं उनसे मीटिंग किया। और एलआई के भी जो अधिकारी हैं लगातार निगरानी रखे हुए हैं, क्योंकि जो सॉल्वर गैंग है उन पर विशेषकर निगरानी रखनी होगी। क्योंकि जो उत्तर प्रदेश जो सरकार है और उत्तर प्रदेश के पुलिस के जो मुखिया है डीजीपी प्रशांत कुमार, उनकी सबसे बड़ी अहम जो जिम्मेदारी है सिर्फ यही है कि परीक्षा को सकुशल संपन्न कराना है और पारदर्शिता के साथ कराना है। और अगर देखना यह होगा कि लगातार जिस तरह से आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए, चप्पे चप्पे पुलिस बल तैनात किया गया है, तो उसको लेकर देखिए मेरे साथ अगर बात की जाए तो परीक्षार्थी हैं, उनके जो परिजन हैं, उनके जो कुछ एक परिजन है, उनके भाई है और उनके कुछ एक बेटी है, वो पेपर दिलाने आए। देखिए इनसे हम बात करते हैं तो उनसे जानते हैं कि किस तरह की रास्ते में दिक्कतें या किस तरह की परेशानी। क्या नाम है? सोनू। अच्छा सोनू, आप कहाँ से आए हैं? मैं गाजियाबाद से आया हूँ। अच्छा गाजियाबाद से आए तो अलीगढ़ आए, तो किसको पेपर दिलाने आए? मैं अपने भाई को पेपर दिलाने। अच्छा भाई को पेपर दिलाने आए। अच्छा, रास्ते में किस तरह की व्यवस्था देखने को मिली? व्यवस्था ठीक है सब। अच्छा, और यहाँ आपका भाई अंदर प्रवेश हो गया है? प्रवेश हो गया जी। अच्छा, आप क्या कहेंगे? मैं भी गाजियाबाद से आया हूँ, मेरा भी भाई का पेपर है और रास्ते में सब सुविधा अच्छी थी। अब मेरा भाई भी अंदर गया पेपर देने। अच्छा, सबसे बड़ी एक जिम्मेदारी है आप परिवार के लोगों को ये होगी कि पिछले साल पिछली बार पेपर कैंसिल हो गए थे, इस बार अच्छे से हो जाए तो बहुत बढ़िया होगा, बस यही है। अच्छा, आप क्या कहेंगे? मैं अपनी बड़ी दीदी को पेपर दिलाने आया, मुजफ्फरनगर से आया पेपर। अच्छा, तो किस तरह की तैयारी की गई है आप? अब की बार पेपर कैंसिल ना हो तो अच्छा ही है, पिछली बार पेपर कैंसिल हो गया था तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी। देखिए अवंतिका, जो परिवार के लोग हैं इनका सिर्फ यही कहना है कि जो पेपर है अब की बार कैंसिल ना हो, क्योंकि लगातार बच्चों ने जिस तरह तैयार की है तो सरकार की भी लगातार जो जिस तरह से यूपी एसटीएफ है लगातार निगरानी कर रही है। जो सॉल्वर गैंग के जो लोग हैं, गुर्रे हैं, उन पे लगातार निगरानी की जा रही है। किसी तरह की जनपद अलीगढ़ के अधिकारी कोई भी लापरवाही बरतने को तैयार है। जी, यानी कि अनिल देखा जाए तो अगर हम अलीगढ़ की खास तौर पर बात करें तो अलीगढ़ का जो प्रशासन है वो भी काफी मुस्तैद नजर आ रहा है और किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए या फिर कोई गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर के भी विशेष तौर पर जो इंतजाम है वो देखे जा रहे हैं। और हमारे साथ बलिया से संवाददाता कृष्णकांत पांडे भी जुड़े हुए हैं। कृष्णकांत, हम आपका भी रुख करेंगे, लेकिन इसी बीच बता देते हैं यहाँ पर यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन है आज, और आज तमाम जगहों पर देखा जाए तो लगभग 9:30 बजे सभी परीक्षा केंद्रों के जो गेट हैं वो बंद कर दिए गए हैं और 10 बजे से परीक्षा की शुरुआत होगी जो कि 12 बजे तक चलेगी। और यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होंगे।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करेंगे खबरों की ओर, जहां पुलिस भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन है आज। पहले दिन सकुशल संपन्न हुई थी परीक्षा। आज भी 2 पालियों में परीक्षा कराई जाएंगी। आपको बता दें कि पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से होगी, जो कि दोपहर 12 बजे तक चलेगी। तो वहीं दूसरी पाली की परीक्षा की शुरुआत दोपहर 3 बजे से होगी। और अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्र पर पहुंचना भी काफी देर पहले शुरू हो चुका था। अब सभी केंद्रों के जो गेट हैं, परीक्षा केंद्रों के जो गेट हैं, उन्हें बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि 10 बजे से परीक्षा की जो शुरुआत है वो हो जाएगी, जो कि दोपहर 12 बजे तक चलेगी। तो पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक, और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर करीब 3 बजे से लेकर 5 बजे तक चलेगी। सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात कर ले तो काफी कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बता दें कि 6 महीने पहले भी यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर हुआ था, जो कि लीक हो गया था। इसको लेकर के दोबारा से परीक्षा का आयोजन कराया गया है, और इस बार परीक्षा में इस प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर के सुरक्षा व्यवस्था जो है वो काफी कड़ी की गई है। और हमारे साथ संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, जिनका रुख करेंगे हम और उनसे अपडेट भी जानेंगे। आपको बता दें कि बलिया से हमारे साथ संवाददाता कृष्णकांत पांडे भी जुड़े हुए हैं। हम कृष्णकांत पांडे का रुख करेंगे। और कृष्णकांत, आपसे जानेंगे कि अगर हम बलिया की बात करते हैं तो बलिया में क्या अभी तक, जब पहले दिन की परीक्षा हुई थी उसके बाद क्या कुछ संदिग्ध छात्र पकड़े गए या फिर कुछ भी इस तरीके की गतिविधियां जो हैं वो सामने आई? एसपी के पुलिस अधीक्षक जो विक्रांत वीर है, लगातार सारे केंद्रों, जितने 15 जो केंद्र व्यवस्थापक केंद्र बने हुए हैं, लगातार उन्होंने निरीक्षण किया है। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला है कि कहीं जो संदिग्ध पकड़े गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 3 लेयर में चेकिंग की जा रही है, लगातार वहां ब्रैकेटिंग की गई है। पहले आईडी चेक की जा रही है, उसके बाद से आप पीछे देख सकती हैं पुलिस फोर्स मौजूद है, वहां पे भी आईडी और आधार कार्ड चेक किया जा रहा है। जो भी डिवाइस है उसको बाहर, जो भी फोन है, मोबाइल है, उनको बाहर किया जा रहा है। जैसे कि 15 केंद्र बने हुए हैं। लगातार कल की परीक्षा में, शुक्रवार यानी कल की परीक्षा में जो डीएम और पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर हैं, लगातार केंद्र पे निगरानी बनाए रखते हैं। ये भी है कि लगातार जो भी परीक्षा देने परीक्षार्थी आए हैं उन लोग के लिए मॉनिटरिंग करने के लिए हेल्प डेस्क भी बनाया गया है। लगातार आप देख सकती हैं कि जिस तरह से ये जो बनाया गया है, सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। लगातार इसमें परीक्षार्थी दूर दूर दराज से आए हैं और अपनी जो परीक्षा जो देना है, जो आईडी अपनी चेक कराने के लिए, सुरक्षा के लिए बैग वहीं रखवा दिया जा रहा है, ताकि कोई अंदर 3 लेयर चेकिंग हो रही है उसके अंदर लगातार चेकिंग की जा रही है। लगातार जिलाधिकारी और जो भी 15 स्टेट मजिस्ट्रेट और 15 सेक्टर मजिस्ट्रेट जो बनाए गए हैं, लगातार सारे केंद्रों पे निगरानी रखे हुए हैं। बिल्कुल। और वही कृष्णकांत, ये भी देखिए जानकारी ये भी मिल रही है कि जहां जहां परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं उसके आसपास जितनी भी दुकानें हैं उन्हें बंद रखने का निर्देश दिया गया है। इसको लेकर क्या अपडेट है? क्या जितने टाइम तक परीक्षा चलती है उतने ही समय तक दुकानें बंद रहेंगी, या फिर पूरा दिन दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है? जब तक यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर ना कोई आवागमन, ना कोई बड़ी गाड़ी आ सकती है, जहां भी है वहां पुलिस टिकट के पास गाड़ी को रोक दिया जा रहा है। और जो आसपास के दुकान है सभी को बंद करने का जिलाधिकारी ने साफ निर्देश दिया है। बिल्कुल। और हमारे साथ लगातार अलीगढ़ से अनिल मीणा भी जुड़े हुए हैं। अनिल, आपका भी रुख करेंगे। अनिल, देखा जाए तो जानकारी ये भी मिल रही है कि जिस तरीके से 3 लेयर में सभी परीक्षार्थियों की चेकिंग हो रही है, और साथ ही सिविल ड्रेस में पुलिस को भी तैनात किया गया है। जगह जगह पर सिविल ड्रेस में भी पुलिसकर्मी तैनात हैं। जी देखिए, बिल्कुल अमित का मैं आपको बता दूं, अलीगढ़ जनपद की अगर बात करते हैं तो अलीगढ़ जनपद में जो सिविल ड्रेस में जो तैनाती की गई है वो एलआईयू के और जो आईबी के जो स्पेशल ब्रांच के जो पुलिसकर्मी है उनकी तैनाती की है। जो एसओजी की टीम है उनको तैनाती किया गया है। और लगातार जितने परीक्षा केंद्र है, परीक्षा केंद्र की 200 मीटर की दूरी तक तमाम सिविल में पुलिसकर्मी को तैनात किया गया है, जिससे कि जो सोलवर गैंग के जो लोग हैं जो सिविल में, उनको पता ना पड़ पाए और सोलवर गैंग को जासूसी के तरह से, एक तरह से उनको सोलवर गैंग के जो लोग हैं जो सैन भाई ना कर सके, उसको लेकर जनपद अलीगढ़ के डीएम और एसएसपी और डीआईजी सलम माथुर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और उन्होंने तमाम सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही ना बर्दाश्त की जाएगी। और तमाम जो जितने भी अधिकारी परीक्षा केंद्र के आसपास के 200 मीटर तक की दुकानों को सख्त बिल्कुल निर्देश, साफ निर्देश दिए हैं कि जब तक
परीक्षा होगी। सुबह से अगर बात की जाए 7 बजे से लेकर और शाम को 6 बजे तक सभी दुकानों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं कि किसी तरह यानी की कि कोई अनिल भी, देखा चाहे जाए वो तो इस दवाई की बार दुकान जब हो, पुलिस भर्ती परीक्षा चल रही है तो सुरक्षा के लिहाज से अगर हम देखें तो काफी कड़े निर्देश जो हैं वो पारित किए गए हैं और अधिकारी भी उसका पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो हम आपको बता दें कि पुलिस भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन है आज। पहले दिन भी परीक्षा कराई गई थी। इस दौरान कई छात्रों ने परीक्षा जो है वो छोड़ भी दी थी। जानकारी भी मिल रही है कि जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी की गई है, इसको लेकर के कई परीक्षार्थियों ने परीक्षाएं छोड़ी भी हैं। फिलहाल के लिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर आपको बता दें जहां पर टीम इंडिया के ओपनर रहे शिखर धवन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है और अपने आखिरी इंटरनेशनल मैच वनडे साल 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ खेला था। तब से वो इंटरनेशनल क्रिकेट से भी बाहर चल रहे थे और अब उन्होंने वीडियो पोस्ट करने के बाद क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें जहां पर क्रिकेट इंडस्ट्री में गब्बर के नाम से जाने जाते हैं शिखर धवन और उन्होंने एक वीडियो पोस्ट करने के बाद क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने अपना आखिरी मैच साल 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ खेला था और उसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया है। तो एक अहम खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर मशहूर क्रिकेटमैन ने संन्यास ले लिया है। शिखर धवन ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अब वो इंटरनेशनल और डेमोक्रेटिक क्रिकेट नहीं खेलेंगे। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विशाल पंडित भी जुड़े हुए हैं। विशाल जी, देखा जाए तो जो क्रिकेट प्रेमी है उनके लिए एक बड़ी खबर है क्योंकि शिखर धवन जो है उन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है। विशाल जी, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है, अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है, तो हम दोबारा से आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं जहां पर शिखर धवन ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। आपको बता दें कि उन्होंने अपना आखिरी मैच साल 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ खेला था। उसके बाद आज उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करने के बाद अपने संन्यास का ऐलान किया है। और आपको बता दें कि साल 2022 में अपना आखिरी मैच खेला था, उसके बाद से ही वो क्रिकेट में नहीं देखे जा रहे हैं। जानकारी मिल रही है कि इंटरनेशनल और डेमोक्रेटिक क्रिकेट से उन्होंने संन्यास ले लिया है। क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बड़ी खबर है जहां पर शिखर धवन ने अपने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। आपको बता दें कि अब वो इंटरनेशनल और डेमोक्रेटिक क्रिकेट नहीं खेलते नजर आएंगे। साल 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने मैच खेला था और फिलहाल उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करने के बाद क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। वीडियो पोस्ट करने के साथ ही उन्होंने अपने फैंस को इस बात की जानकारी दी कि उन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बड़ी खबर हम बता रहे हैं जहां पर शिखर धवन ने संन्यास का ऐलान किया है। आपको बता दें कि शिखर धवन ने संन्यास ले लिया है। साल 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी मैच खेलते हुए नजर आए थे शिखर धवन। अपने
फैंस के लिए एक भावुक संदेश उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया और उसके बाद उन्होंने अपने संन्यास का ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि क्रिकेट स्टार शिखर धवन को गब्बर के नाम से भी जाना जाता है और गब्बर के नाम से मशहूर शिखर ने संन्यास ले लिया है। अपने फैंस के लिए एक भावुक संदेश दिया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करके उन्होंने भावुक संदेश शेयर किया और उसके बाद उन्होंने संन्यास लेने का जो ऐलान है वो किया। तो क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर शिखर धवन ने संन्यास लिया है और बता दें कि सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया, अपने फैंस के नाम एक भावुक संदेश दिया और उसके बाद उन्होंने संन्यास का भी ऐलान कर दिया। और उन्होंने अपना आखिरी मैच साल 2022 में खेला था। और एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं संवाददाता विशाल पंडित का। विशाल जी, देखिए जिस तरीके से क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक खबर सामने आई है जहां पर शिखर धवन ने संन्यास का ऐलान किया है। जी बिल्कुल, अगर आपको बताएं सुबह लगभग 7 बजे के करीब उन्होंने सोशल मीडिया पे एक भावुक वीडियो शेयर करते हुए अपने जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कैरियर था उससे संन्यास ले लिया। आपको बता दें कि उन्होंने 632 दिन पहले लगभग 10 दिसंबर 2022 को आखिरी मैच श्रीलंका के खिलाफ बांग्लादेश के खिलाफ खेला था। उसके बाद से लगभग 600 दिनों से तो क्रिकेट से दूर ही थे। उन्होंने कहा कि उनका जो लक्ष्य था भारत के लिए खेलना वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आपने जो प्यार दिया DCCA दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन जहाँ से वो घरेलू क्रिकेट खेलते थे, इंडियन क्रिकेट टीम को, सपोर्ट स्टाफ को, सबको उन्होंने धन्यवाद कहा। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि एक युवा जब क्रिकेट खेलना शुरू करता है तो उसकी क्या सपने होते हैं, कैसे वो चीजों को पूरा करता है, वो मैंने देखा और मैं चाहता हूँ कि अब जो भी मैं नया रोल चुनूं अपना, उसको चाहे वो मैं कोच के तौर पर चुनूं या एक क्रिकेटर के तौर पर चुनूं या जिस भी तौर पर चुनूं, तो मैं हर युवा की मदद कर सकूं। अवंतिका बिल्कुल, और साथ ही देखिए जिस तरीके से उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना वीडियो शेयर किया है, फैंस के नाम एक भावुक संदेश शेयर किया है। उन्होंने IPL को लेकर कुछ नहीं कहा, तो कहीं ना कहीं लोग ये भी अनुमान लगा रहे हैं कि हो सकता है कि वो IPL खेलते हुए नजर आ सकते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि 632 दिन तक अगर कोई प्लेयर मैच नहीं खेल रहा है तो उसको फेयरवेल मैच नहीं मिल पाता। अमूमन बहुत सारे प्लेयर हैं जिन्हें फेयरवेल मैच नहीं मिल पाया, तो हो सकता है कि इस बार वो दिल्ली कैपिटल्स की, क्योंकि मेगा ऑक्शन इस बार IPL का होना है, दिल्ली कैपिटल्स में वापस जा सकते हैं और दिल्ली कैपिटल्स की फ्रेंचाइजी से वो अपनी होम टीम जो घरेलू टीम है उनकी कि अपना फाइनल मैच वो वहां से खेले और वहां से फेयरवेल ले। ये भी एक बात हो सकती है क्योंकि उन्होंने IPL के से हटने का भी कोई जिक्र इसमें नहीं किया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विशाल जी आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बड़ी खबर बता देते हैं, क्रिकेट प्रेमियों के लिए खास तौर पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर शिखर धवन ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो शेयर किया उन्होंने और उसके बाद इस बात की जो जानकारी है वो उन्होंने अपने फैंस के बीच साझा की। अपना आखिरी मैच उन्होंने दिसंबर 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ खेला था, उसके बाद से ही वो क्रिकेट में नहीं देखे जा रहे थे।
और देश की बात में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए की न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी।